आप सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का ठीक है हिस्ट्री देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू में ही बता दिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 28 को एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप समझिए, क्वेश्चन समझिए, जो भी समझना है आप समझिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया गया है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है लोथल किस राज्य में है। तो लोथल जो है सबसे पहले तो प्रसिद्ध बंदरगाह था किसका, हड़प्पा सभ्यता का। अभी जो वर्तमान में जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इस बात को नोट रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न बन गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो लोथल। लोथल अभी वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में है ना। तो दो प्रश्न यहाँ से बना। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया गया था, ठीक है, वो उदीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदीन के द्वारा। ठीक है, उदीन के द्वारा। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, उदीन। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि हेनसांग किसके दरबार में भारत आए थे। तो ये जो भारत आया था वो किसके दरबार में आया था, तो कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो देखिए हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो धम्म नीति का प्रतिपादन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो धम्म नीति का जो प्रतिपादन किया गया था, ध्यान दीजिए, धम्म नीति का प्रतिपादन जो है वो, हाँ, यहाँ पे अशोक के द्वारा किया गया था। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा किया गया था धम्म नीति का प्रतिपादन। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाख के प्रति संत कौन थे। तो निर्गुण शाखा के जो प्रमुख संत थे वो कबीरदास थे। कौन थे? कबीरदास। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए दिया गया, कहता है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो तुलुआ वंश जो था उससे संबंधित था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, देखिए हेनसांग किसके दरबार में भारत आए थे। इसका जो है आंसर फटाफट आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए फिर कुछ और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री फहान भारत कब पहुंचा था या कब आया था। तो किसके काल में आए थे। तो ये जो आया था वो गुप्त काल में आया था। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त जो था चंद्रगुप्त के जो है द्वितीय चंद्रगुप्त इसमें आए थे। ठीक है ना। आगे दिया हुआ अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था। तो यहाँ पे आपका टोडरमल जो था, है ना, राजा टोडरमल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर, टोडरमल। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो बंगाल का प्रसिद्ध संत जो चैतन्य महाप्रभु थे वो थे, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था और किसने किया। तो देखिए स्थापना की किसने की, विलियम जोन्स ने। कब किया? विलियम जोन्स ने कब किया, तो 15 जनवरी को। कब? 15, क्वेश्चन पूछ दिया कि कब किया गया था, 15 जनवरी। ठीक है, 1784 में किया था उसने, 1784 में हुआ था। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि कब हुआ था, और बहुत इजी प्रश्न है और ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था उनका
ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका जो इनका कहाँ पे हुआ था और अभी वर्तमान में वो किस राज्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। कहाँ, पाटलिपुत्रा, जो दूसरा बार ट्रांसफर किया गया था, प्रथम कहीं और थे। ठीक है, धम्म की भाषा क्या थी, तो धम्म की भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के जगदीशपुर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने, वीर कुंवर सिंह। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कुंवर सिंह जी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत किया गया था वो 16 अप्रैल 1853 को। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1853 है, सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में एक का में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आप सबों के बीच में लाके रखें। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए। ऑब्जेक्टिव देखने के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव को देखना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, जानना जरूरी है। देखिए अब पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है, कहता है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करना है। ये प्रश्न 10 में, 13 में, 16 में और 22 में पूछा गया है। हो सके तो इन साल भी पूछ देगा। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी ने अगस्त 2020 में, माफ कीजिएगा 2020 नहीं, 1920 में किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला जो है, ये जो कार्यक्रम हुआ था बहिष्कार कार्यक्रम था। बहिष्कार कार्यक्रम में सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1914 के माले मिंटो सुधारों के सुझाव से अनुसार काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया गया। स्थानीय निकायों में नामांकन सीटों से भारतीयों के सदस्यों का इस्तीफा दिया गया। उपाधियों और मानद कार्यालयों का समर्पण, ठीक है, किया गया। और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार किया गया। ये था बहिष्कार कार्यक्रम। दूसरा था स्वदेशी कार्यक्रम। यह भी इसका उल्टा, हाथ से कताई और हाथ की बुनाई को बढ़ावा देकर स्वदेशी और खादी लोकप्रियता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत को दूर करने और हरिजनों के कल्याण के लिए पूर्ण उपाय करना। ठीक है, ये था, महिलाओं की मुक्ति और उत्थान करना था। तो असहयोग आंदोलन का जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था 1920 ईस्वी में किया था, उसका प्रारंभ महात्मा गांधी ने अगस्त इतना में किया था। ठीक है, और आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम इस प्रकार से था। एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे दिमाग में लगा और आप सबों को सोचे बता दे। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न बहुत 5 साल पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, 5 साल, जी हाँ 5 साल लगातार, 3 साल से पूछा जा रहा है ये प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्या रीजन था जो 1857 का विद्रोह हुआ था। या प्रश्न इसे होगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे, किन्हीं 5 का वर्णन करें। और 1857 के विद्रोह में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का विवेचना करें। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 में से तीनों प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह के कारण इस प्रकार से था कि राजनीतिक कारण था। क्या था, राजनीतिक कारण। पहला तो राजनीतिक कारण हुआ। राजनीतिक कारण का जब वर्णन करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय देशी राज्यों में एक बेचैनी एवं असंतोष व्याप्त था। हड़प की नीति, गोद निषेध की नीति तथा कुषाण की नीति के कारण विभिन्न देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। अब इसमें क्या था कि हड़प की नीति था, हड़प की नीति। दूसरी है यहाँ पे गोद निषेध, मतलब किसी राजा को अगर पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि उसमें राजा में यही होता था कि वहाँ पे सिर्फ लड़का ही पुरुष प्रधान था, तो उसमें यह था कि गोद निषेध था। अगर होता था कि उसको कुछ नहीं हुआ तो दूसरा का बच्चे को ले लिया जाता था, मंत्री को ही, संतरी को ही उसको उस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन वो भी समाप्त कर दिया गया और उसको हड़प लिया। ठीक है, निषेध कर दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और कुशासन की नीति के कारण देशी राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। इस कारण जनमानस विस्फोट की स्थिति में था, इसीलिए राजनीतिक हुआ था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हमको कुछ नहीं है, हम राजा हैं, हमें पुत्र नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे शासन खत्म होने के बाद उसको कंट्रोल में ले लेता था वो।
उसके बाद अब हमको कंट्रोल में ले लिया, तो हमारे जो दूसरे पे जो हमारे खानदान के लोग हैं वो अपोज करेंगे, तो वही राजनीतिकरण हुआ वहाँ से। आगे प्रश्न आर्थिक कारण। आर्थिक कारण था, आर्थिक कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की कृषि की ओर उदासीनता तथा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भेदभाव की नीति के कारण भी उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उद्योग धंधा का क्रमशः अंत हो गया था और फलस्वरूप बेकारी की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही थी। मतलब कि बेकारी कहने का मतलब है कि बेरोजगारी का दिन दिन होता जा रहा था। ठीक है, दूसरा रीजन था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। उसमें सामाजिक और धार्मिक कारण था। कंपनियों ने जनमत तैयार किए बिना जो विभिन्न सामाजिक सुधार के कार्य किए थे, उस कारण सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त असंतोष था। भारत की जनता सदा धर्मपरायण रही है। सती प्रथा, बाल विवाह तथा संपत्ति एवं विवाह संबंधित अन्य सामाजिक कानूनों को हिंदू जनता ने अपने धर्म एवं सामाजिक जीवन में एक विदेशी शासन हस्तक्षेप की समझा था। तो जैसे कि जब ये सती प्रथा को समाप्त किया गया, बाल विवाह के ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगाया, संपत्ति एवं विवाह संबंधित अन्य संबंधित सामाजिक कानून को हिंदू जनता ने इसको गलत समझा कि वह हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये विदेशी नीति हम लोगों को सौंप रहा है, विदेशी हस्तक्षेप है, ये नहीं सहेंगे। इस कारण से भी एक 1857 की क्रांति हुआ। आगे सैनिक कारण हुआ। सैनिक के में भेदभाव। अंग्रेजों एवं भारतीय सैनिकों के बीच पद के लिए पदोन्नति एवं भत्ता आदि के संबंध में काफ़ी भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। मतलब अंग्रेज वाले लोग जो होते थे, अंग्रेज के इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो होते थे, वो उनको अपर लेवल का जैसे पोस्ट दिया जाता था, और लोअर कास्ट के लोगों को जैसे इंडियन को लोअर लोग को दे दिया जाता था। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मंत्री संतरी का पुत्र जो होगा अपर लेवल का जॉब लेके बैठेंगे। ठीक है, जबकि जो जनता के हैं उन्हें छोटा छोटा जॉब देके फुसला दिया जाता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ग्रुप डी का वैकेंसी भर रहा है, तो ये सब है ना। तो वही यहाँ पे उस समय भी यही रीजन था। उसमें अंग्रेज बड़े बड़े पोस्ट पर रहते थे और नीचे में भारतीय रहते थे। ये इसके लिए भी ये हुआ। आगे दिया गया है तत्कालीन कारण, जो इसको धार्मिक कारण कहते हैं। एक नए कारतूस का प्रयोग अंग्रेजों ने सैनिक को करने को कहा। अंग्रेजों ने सैनिक को एक नए कारतूस भरने के लिए कहा और नई किस्म की कारतूस को दांत से काट कर भरना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई थी कि गाय और सूअर की चर्बी इसमें मिली हुई है, अतः हिंदू एवं मुसलमान दोनों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये रीजन था 1857 की क्रांति का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जरूर देखिएगा। एक और प्रश्न है, देखिए ये भी 5 साल पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के समय स्थल को, इसमें से देखिएगा ये जो प्रश्न है ना 5 साल तक पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थापित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के लरकाना जिले में। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मरे हुए लोगों का शहर। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मरे हुए लोगों का शहर। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया, और ये नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का जब पतन हो गया तब इसका नाम दिया गया। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर के रूप में विकसित था। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ है। इस पूरा स्थल की खोज हड़प्पा के बाद हुई थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा शहरी केंद्र था। इसकी खोज में निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई है। क्या क्या विशेषता प्रकट हुई है? तो गलियां, क्या है? गलियां। ठीक है, लंबी चौड़ी गलियां, 3 मीटर की चौड़ी, 3 मीटर और 10 मीटर तक चौड़ी और लंबी कुछ किलोमीटर तक सीधी होती थी ये गलियां। ठीक है, तो ये था इसमें। दूसरा इसमें भवन, क्या खोजा? इसने भवन का इसमें किया। शहर के सभी भवनों का निर्माण ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर किया गया था। जब इसका खोज किया गया तो इसमें पाया कि शहर के जितना भी भवन था ऊंचे ऊंचे निर्मित था और चबूतरों पर किया गया था। ठीक है, इसमें पक्की ईंट लगा था,
बसे बने हुए रसोई घर मिला इसमें, ठीक है, स्नान घर मिला, आंगन मिला इत्यादि सब कुछ इसमें, छोटी रास्ताएं, छोटी ईंट, जिप्सम, जिसको जिप्सम की मिट्टी, गरारा इत्यादि इसमें मिलता गया, चूना, जिप्सम, ईटीसी इसमें प्रयोग किया गया था। विशाल स्नान घर, इसमें विशाल स्नानघर कहने का माने मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानघर था जो दुर्ग में बना हुआ था। स्नानघर पर ईंटों को खूबसूरती से लगाया गया जिसकी माप 11.88 गुने 7 पॉइंट इतना मीटर और इतना गहरी थी, ठीक है। तो ये था अन्ना सागर, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बड़े भवनों में अन्ना सागर बने हुए थे जो इतना मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े थे, जिसमें 8.38 से 10.25 मीटर तक स्थान होता था। तो ये रीजन था कि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर अब हड़प्पा संस्कृति की ये विशेषता थी, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रश्न हम आपको बताएं ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।